Hello children, this is Manisha Srivastav, उच्च माध्यमिक शिक्षक from Government Higher Secondary School Guraiya. Today we are going to learn a lesson from your textbook The Spectrum. This is your General English book of class 12th. Name of the lesson is The Eyes Are Not Here, and this is the 15th lesson of your textbook. The lesson is written by Ruskin Bond, and this is part 2 of the story. On the screen you are seeing the cover page of your textbook The Spectrum. Lesson 15, The Eyes Are Not Here, written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is an eminent Indian author of British descent. Ruskin Bond भारतीय लेखक हैं जो ब्रिटिश मूल के हैं. ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडूर, मसूरी, इंडिया. रस्किन बॉन्ड अपने गोद लिए हुए परिवार के साथ लैंडूर नामक स्थान पर मसूरी में निवास करते हैं. द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया. इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड ने उनके बच्चों के लिए लिखे गए लिटरेचर को पहचाना और उसे महत्व दिया. यहाँ आप लेफ़्ट हैंड साइड में रस्किन बॉन्ड जी का पिक्चर देख रहे हैं. उनके लिटरेचर में से बहुत सारी नॉवेल्स और स्टोरीज़ से मूवीज़ और टीवी शोज़ का निर्माण किया गया है, जिसमें से एक फिल्म है सात खून माफ़. सात खून माफ़ जो ओरिजिनल वर्ज़न है उसका वो है 7 हस्बैंड्स ऑफ सुजानास, जिस पर फिल्म बनी थी सात खून माफ़, और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी प्रियंका चोपड़ा. नेक्स्ट एक और उपन्यास नॉवेल है, वो है द ब्लू अम्ब्रेला. वन मोर नॉवेल द ब्लैक कैट एटसेट्रा एंड सेवरल शॉर्ट स्टोरीज ही हैज़ रिटन. अवार्ड्स पद्म भूषण, पद्मश्री और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. जो मुख्य अवार्ड्स थे वो मैंने यहाँ पर लिए हैं अपने लेसन में. बच्चों, अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा कि लेखक देहरादून और फिर उसके बाद मसूरी की यात्रा पर हैं. लेखक कंपार्टमेंट में रोहाना तक अकेले रहते हैं. फिर रोहाना से एक लड़की उस कंपार्टमेंट में आती है. लेखक ने लड़की को आते सुना और उन्होंने सुना कि जो लड़की के साथ उसके पेरेंट्स, अभिभावक आए हुए थे, वो बहुत चिंतित थे लड़की की सुरक्षा के विषय में, उसका सामान के विषय में, और कैसे अजनबियों से बात नहीं करना है इस विषय में. जिस समय ये घटना घटी थी उस समय लेखक पूरी तरह से अंधे थे. वो उनकी आँखें सिर्फ रोशनी और अंधकार के प्रति सेंसिटिव थीं, और लेखक ये नहीं बता पा रहे थे कि लड़की किस तरह से दिखती है, उसने क्या पहना हुआ है, कैसा उसका लुक्स है. तो लेखक ये सोचते हैं कि हो सकता है मैं कुछ देर बाद बातों बातों में ये पता कर लूँ कि लड़की कैसी दिखती है, या ये भी हो सकता है कि मुझे कभी पता ही ना चले कि वह लड़की कैसी दिखती थी. मैंने ये ज़रूर जान लिया था, मैंने यानी यहाँ पे लेखक ने, कि लड़की ने स्लीपर्स पहने हुए थे. स्लीपर्स की आवाज़ भी लेखक को पसंद आ रही थी. तो लेखक ने बातचीत शुरू करने के दृष्टि से लड़की से पूछा कि क्या तुम देहरा जा रही हो. लड़की ने जब लेखक की आवाज़ सुनी तो वो एकदम से चौंक गई. शायद लेखक अंधेरे में बैठे हुए हों, ऐसा लेखक ने सोचा. फिर लेखक के मन में ये भाव भी आते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी आँखों वाले, अच्छी जिनकी रोशनी है आँखों में, वो लोग भी एकदम सामने रखी हुई चीज़ को नहीं देख पाते हैं. तो ऐसा ही होगा कि उस लड़की ने मुझे नहीं देख पाया होगा, और ये भी हो सकता है कि मैं अंधेरे कॉर्नर में बैठा हुआ हूँ. धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है. लड़की बताती है कि मैं सहारनपुर में उतरूँगी, वहाँ पर मुझे मेरी चाची जी मिलेंगी. लेखक से वह पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं. लेखक बताता है कि वो पहले देहरादून और फिर मसूरी. वो लड़की भी बोलती है कि आप बहुत लकी हैं कि आप मसूरी तक जा पा रहे हैं,
क्योंकि मुझे पहाड़ियाँ बहुत पसंद हैं और मैं भी मसूरी जाना चाहती हूँ। और ये बहुत अच्छा समय है अक्टूबर का, कि जब आपको मसूरी जाने का अवसर मिल रहा है। पहाड़ उस समय पे पूरे जंगली डहलिया नाम के फूलों से भरे रहते हैं। सड़कें लगभग सुनसान रहती हैं, धूप भी बहुत तेज़ नहीं होती है, ना बहुत कम होती है। और ये सब चीज़ें लेखक भी अपनी मेमोरी में सोचते हैं और बोलते हैं हाँ, अक्टूबर एकदम बेस्ट समय है और यही समय उचित है जब मसूरी जाया जाए। कुछ देर के लिए चुपचाप रहते हैं, फिर उनमें बातचीत चालू होती है। लेखक बोलते हैं कि देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ चल रहे हों हम स्थिर बैठे हुए हैं। लड़की बोलती है ऐसा तो हमेशा ही होता है। फिर जानवरों के ऊपर बातचीत होती है। यानी लेखक किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई अवसर ढूंढ रहे थे जो बातचीत का टॉपिक निकाला जाए, जिस पर लड़की से बात की जाए। फिर जानवर के बारे में बात होती है कि हाँ, आजकल देहरा के आसपास बहुत कम जानवर देखने को मिलते हैं। फिर लेखक ने थोड़ा साहस जुटाया और बहुत ज़्यादा डेयरिंग दिखाते हुए उन्होंने बोला कि आपका चेहरा बहुत रुचिकर है, दिलचस्प चेहरा है। ये जो सेंटेंस जब लेखक बोल रहे थे, उस समय लेखक बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो रहे थे। लेखक की बात सुनकर लड़की को हंसी आ जाती है और वो हंसी भी इतनी मधुर हंसी रहती है कि लेखक को ऐसा लगता है कि घंटियां बज रही हैं। और लेखक से वह लड़की बोलती है कि हाँ, आपने जो रिमार्क किया है बहुत ही अच्छा रिमार्क है। मैं ये सुनते सुनते ऊब गई हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है। फिर लेखक मन में सोचते हैं अच्छा, तो लड़की खूबसूरत भी है। पर वो ज़ोर से लड़की से बोलते हैं कि ठीक है, खूबसूरत चेहरा भी इंटरेस्टिंग चेहरा हो सकता है। फिर लड़की बोलती है कि आप तो स्त्रियों के बहुत प्रशंसक हैं, फिर आप इतने गंभीर क्यों हैं। लेखक को उसकी इस बात पे विचार करता है कि हंसा जाए, मुस्कुराया जाए, लेकिन फिर वो ये सोचता है कहीं मेरे हंसने से उसे बुरा ना लग जाए और फिर मैं आगे की यात्रा में फिर अकेला हो जाऊंगा। तो वो अपने हंसने का विचार त्याग देता है और फिर उन लोगों में बातचीत होती है कि शीघ्र ही हम तुम्हारे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। लड़की खुश होती है कि अच्छा है, यात्रा 2 या 3 घंटे की ही थी, क्योंकि लड़की ज़्यादा देर तक ट्रेन में बैठना सहन नहीं कर पाती है। लेखक विचार करते हैं कि लड़की जब ट्रेन से उतरेगी तो हो सकता है वो हमारी इस संक्षिप्त मुलाकात को भूल जाए। लेकिन लेखक के दिमाग में, लेखक यहाँ पे बार बार मेरे दिमाग में बोल रहे हैं, या हर जगह उन्होंने आई वर्ड का यूज़ किया है। मतलब पूरी की पूरी कहानी जो है वो फर्स्ट पर्सन पे लिखी गई है, यानी लेखक के जीवन के खुद की घटना है जो ऑटोबायोग्राफिकल मोड पे लिखी गई है। लेखक सोचते हैं कि पर मैं तो, भले ही लड़की यात्रा ज़्यादा लंबी करने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं तो कितनी भी देर तक उसके साथ बैठकर यात्रा कर सकता हूँ, सिर्फ उसे सुनने के लिए, उससे बात करने के लिए। लेखक सोचते हैं लड़की तो मुझे ट्रेन से उतरते ही भूल जाएगी, लेकिन मेरे साथ उसके साथ बिताए हुए इन घंटों की यादें यात्रा के शेष हिस्से में भी रहेंगी और हो सकता है यात्रा समाप्त होने के बाद भी लड़की की यादें लेखक के साथ रहें। यहाँ देखें, मैंने ये पिक्चर लिया हुआ है, ये एक पूरा पहाड़ी दृश्य है मसूरी का और देहरादून का। मसूरी देहरादून के रास्ता जो है वहाँ का ट्रेन रूट है। तो देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर पर्वत यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। आपको दृश्य देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी खूबसूरत वह यात्रा थी जिस पर लेखक की मुलाकात हुई थी उस लड़की से। अब कहानी का आगे का हिस्सा शुरू करते हैं। द एंजिन्स व्हिसल श्रीक्ड, द कैरियज व्हील चेंज देयर साउंड एंड रिदम। जो इंजन की सीटी थी वो ज़ोर से चीख पड़ी और जो बोगी थी, कैरेज यानी ट्रेन की बोगी, वो उसके पहियों ने अपनी साउंड, अपनी आवाज़ और उन लय ताल जो है वो बदल ली थी। रिदम यानी लय और साउंड यानी आवाज़।
तो यहाँ पर जब ट्रेन एकदम से अपनी स्पीड कम करती है तो उसकी आवाज़ जो आती है, उसके पहियों की आवाज़ में अंतर आ जाता है। और किसी भी स्टेशन के अंदर जाने के पहले ट्रेन व्हिसिल ज़रूर बजाती है। तो वो इंजन की व्हिसिल, सीटी चीख पड़ी और पहियों ने अपना लय ताल साउंड बदल दिया। द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स। लड़की खड़ी हो गई और अपनी वस्तुओं को इकट्ठा करने लगी। आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन और इफ इट वॉज प्लेटेड और इफ इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर्स और इफ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट। अब मेरे मस्तिष्क में बात चली कि मैंने सोचा कि लड़की ने अपने बाल कैसे रखे हैं। इफ़ शी वोर हर हेयर इन अ बन, क्या उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा है। यहाँ पर बन यानी जूड़ा। और इफ़ इट वॉज प्लेटेड, या फिर उसके बालों की चोटियाँ बनी हुई हैं। प्लेटेड यानी चोटियाँ बनी होना। और इफ़ इट हंग लूज ओवर हर शोल्डर्स, और या फिर उसके बाल उसके कंधों पर खुले हुए हैं। और इफ़ इट वॉज कट वेरी शॉर्ट, या फिर उसके बाल बहुत छोटे छोटे कटे हुए हैं। द ट्रेन ड्रोव स्लोली इनटू द स्टेशन। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन के अंदर प्रवेश करती है। आउटसाइड देयर वॉज शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर विच मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। बाहर कुलियों की और वेंडर्स की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। तो वेंडर्स यानी वो लोग जो सामान बेचते हैं। रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, समोसे वाले, चाय वाले, जलेबी वाले, खिलौने वाले, कॉपी पुस्तक वाले, ये लोग चिल्ला चिल्ला के अपना सामान बेचते हैं। तो वही वेंडर्स की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। पोर्टर्स यानी कुली लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और एक बहुत तेज़ साउंड सुनाई पड़ रहा था किसी महिला का, और शायद वो आवाज़ लड़की की चाची की आवाज़ थी। गुड बाय सैड द गर्ल। लड़की बोली अलविदा। गुड बाय यानी फिर मिलते हैं, अलविदा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। लड़की मेरे बहुत नज़दीक खड़ी थी, इतने नज़दीक कि उसके बालों से उठने वाली खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। टेंटलाइजिंग, टेंटलाइजिंग करना यानी मेकिंग अ पर्सन और एन एनिमल वांट समथिंग दैट दे कैन नॉट हैव टू डू। मतलब वो कुछ चाह रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था। उसकी यानी इच्छा थी पर उस इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा था। टेंटलाइजिंग यानी आई वॉन्टेड टू राइज माई हैंड एंड टच हर हेयर। और लेखक क्या चाह रहा था कि वह अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके बालों को छू कर देखे। उसके दिमाग में क्योंकि क्वेश्चन लगातार घूम रहा था कि लड़की के बाल कैसे हैं। बट शी मूव्ड अवे, पर लड़की आगे बढ़ गई। एंड ओनली द परफ्यूम लिंगर्ड वेयर शी स्टूड। और फिर जहाँ वह खड़ी थी वहाँ पर उसके बालों का परफ्यूम यानी खुशबू रुकी रह गई। फिर दो पंक्तियाँ जो लेखक के दिमाग में आती हैं। यू मे ब्रेक, यू मे शैटर द वास इफ़ यू विल, बट द सेंट ऑफ द रोजेज विल लिंगर देयर स्टिल। आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, आप चाहें तो टुकड़े टुकड़े बगरा सकते हैं उस वास को जिस पर फूल रखें। वास यानी यहाँ पे फूलदान। बट द सेंट ऑफ द रोजेज विल लिंगर देयर स्टिल। पर गुलाब से उठने वाली खुशबू वहाँ पर रुकी रह जाएगी। मतलब फूलदान को भले ही हटा दो लेकिन, या उसे तोड़ डालो, लेकिन उसमें जो फूल रखे हुए हैं उन फूलों की खुशबू तो वहाँ पर छूट ही जाएगी। तो वैसा ही हुआ कि लड़की वहाँ से भले ही हट गई। लड़की को यहाँ पे फूलदान से कंपेयर किया है और उसके बालों की खुशबू को लेखक ने कंपेयर किया है गुलाबों की खुशबू से। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे। दरवाजे पे कोई कन्फ्यूज़न था,
परेशानी सी, गलतफहमी सी हुई। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपोलॉजी। एक व्यक्ति जो कंपार्टमेंट के अंदर आया था वो थोड़ा सा हकलाकर क्षमा मांग रहा था। स्टैमर्ड यानी हकलाना, स्पष्ट नहीं बोल पाना। अपोलॉजी यानी क्षमा मांगना। देन द डोर बैंग शट एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन। और फिर दरवाज़ा धड़ाम से बैंग करके, बैंग यानी धड़ाम कर आवाज़ आना, बंद हो गया और फिर से संसार लेखक के लिए बंद हो गया। आई रिटर्न टू माई बर्थ। मैं अपनी बर्थ यानी ट्रेन की सीट पर वापस लौट आया। द गार्ड विजल द एंड वी मूव्ड ऑफ। गार्ड ने सीटी बजाई और हम फिर से आगे चल दिए। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर। एक बार फिर से मेरे पास वही गेम था खेलने के लिए, और खेलने के लिए इस बार नया साथी था, और वो जो नया सहयात्री जो कंपार्टमेंट में चढ़ा था। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील टुक अप देयर सॉन्ग, द कैरेज ग्रोन्ड एंड शूक। ट्रेन ने फिर अपनी स्पीड पकड़ ली। गैदर करना, इकट्ठे कर लेना, एक अपनी स्पीड, सही स्पीड पे आ गई। पहियों ने अपना गाना चालू कर दिया, यानी वही लय ताल पे पहुंच गए। द कैरेज ग्रोन्ड एंड शूक। और जो कैरेज यानी बोगी थी वो भी अलग तरीके से खटर पटर करने लगी। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट। मैंने विंडो यानी खिड़की को पाया, खिड़की के पास पहुंच गया और उसके ठीक सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इन टू द डे लाइट दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी। और इस समय मैं बाहर की दिन की रोशनी को घूर रहा था, और वो रोशनी मेरे लिए अंधकार थी, क्योंकि लेखक को कुछ दिख तो रहा नहीं था। सो मैनी थिंग्स वेयर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो। बहुत सारी चीज़ें खिड़की के बाहर हो रही थीं। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग वॉट वेंट ऑन आउट देयर। और अब ये बहुत ही फैसिनेटिंग यानी आश्चर्यजनक, चित्ताकर्षक, फैसिनेटिंग के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है चित्ताकर्षक खेल होगा, और वही कि ये पता लगाया जाए वॉट वेंट ऑन आउट देयर, कि बाहर क्या हो रहा है। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवेरी। जो आदमी कंपार्टमेंट में आया था उसने मेरी विचारों की श्रृंखला को तोड़ा। यहाँ पे रेवेरी यानी विचारों की श्रृंखला। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सैड। वो बोला आप बड़े दुखी हो गए होंगे, है ना। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एज अट्रैक्टिंग ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उतना अट्रैक्टिव ट्रैवलर यानी उतना आकर्षक ट्रैवलिंग कंपेनियन यानी यात्रा का साथी नहीं हूँ जैसा जो अब भी आप ट्रेन से उतर के गई हैं। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड। मैंने कहा वो बहुत ही रुचिकर और दिलचस्प लड़की थी। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसने अपने बाल कैसे रखी थी, लंबे या छोटे। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। ही सैड, उसने ऐसा बोला। साउंडिंग पजल्ड, थोड़ा सा पजल्ड यानी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए, चकरा रहा था, पजल्ड हो रहा था। इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड नॉट हर हेयर। बोलता है जो साथी कंपेनियन रहता है वो बोलता है कि वो चीज़ जो थी जो मैंने नोटिस की थी वो थी उसकी आँखें, ना कि उसके बाल। शी हैड ब्यूटिफुल आइज बट दे वेयर ऑफ नो यूज़ टू हर। उसकी बहुत सुंदर आँखें थीं पर वो आँखें उसके कोई काम की नहीं थीं। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। वह पूरी तरह से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या आपने नोटिस नहीं किया। और यहाँ पर स्टोरी समाप्त होती है। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। लास्ट में हमें पता चलता है कि उस कंपार्टमेंट में तो आँखें किसी के पास थी ही नहीं, इसीलिए लेसन का नाम लिखा है द आइज़
आर नॉट हियर। यहाँ पर आँखें नहीं हैं। लेखक के पास भी नहीं थी और उस लड़की के पास भी नहीं थी, और वो दोनों ही चाह रहे थे कि सामने वाले को पता ना चले कि दे डू नॉट हैव आइज़। तो चलें आगे हम करते हैं इसके एक्सरसाइज। वर्ड पावर की ओर बढ़ते हैं। वर्ड पावर देखें। हाउ मैनी वर्ड्स डू यू नो रिलेटिंग अ रेलवे स्टेशन? एड एज मैनी वर्ड बबल्स एज यू कैन। तो ये वर्ड पावर में दिया है कि रेलवे स्टेशन से संबंधित आप कितने शब्दों को जानते हैं। जितने ज़्यादा शब्दों को आप जोड़ सकते हैं जोड़ें। तो मैंने बबल्स पहले से ही भर के रखे हैं, आप लोग इसमें और ज़्यादा जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। देखें मैंने जो लिखे हैं, स्टेशन मास्टर, प्लेटफॉर्म, टिकट कलेक्टर, बुकिंग विंडो, पोर्टर्स, रेल्स, वेटिंग रूम्स, विंडोज़, वेंडर्स। तो ये सारे के सारे शब्द रेलवे स्टेशन से संबंधित हैं, जो इसमें आप और ज़्यादा जोड़ सकते हैं। जितने चाहे उतने बबल्स को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी वाला। कैन यू पिक द करेक्ट साउंड्स मेड बाय द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स? तो क्या आप सही साउंड बता सकते हैं जो इन ऑब्जेक्ट के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो साउंड इसमें दिया हुआ है आपको पहले से ही। पहला वर्ड जो है वो है रसल। रसल यानी होता है सरसराहट होना। दूसरा वर्ड है बैंग। बैंग यानी धड़ाम के साथ आवाज़ करके बंद होना। फिर तीसरा वर्ड दिया है रोर। रोर यानी दहाड़ना या शोरगुल करना। फिर है रंबल। रंबल यानी होता है गड़गड़ाहट। फिर है हिस। हिस यानी फुफकार जैसे सांप की होती है। फिर है थर्ड। थर्ड यानी होता है अघोष ध्वनि। फिर है क्लैटर। क्लैटर यानी खटपटाहट। और क्लैश यानी टकराहट की आवाज़। तो ये सारे साउंड के लिए यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं। हमको बताना है कि एग्जैक्ट साउंड कब उत्पन्न होता है। सिचुएशन दी हुई है इसमें। फर्स्ट है अ बॉटल ऑफ फिजी मिनरल वाटर बीइंग ओपन्ड। एक मिनरल बॉटल को जब खोला जाता है तो जो साउंड होता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हिस। सेकंड है अ टाइपराइटर बीइंग ड्रॉप डाउन एंड एन आयरन स्टेयर केस। यदि एक टाइपराइटर आयरन स्टेयर केस पे यानी लोहे के सीढ़ी पे गिर जाता है तो जो साउंड होता है वो साउंड है रोर। नेक्स्ट है अ माउस और अ हेजहॉग मूविंग अमंग डेड ग्रास और लीव्स। एक चूहा या हेजहॉग जब सूखी हुई घास से या पत्तियों के ऊपर से गुजरता है तो जो साउंड होता है वो है रसल का साउंड। फोर्थ अ रादर ओवरवेट पर्सन फॉलिंग ऑन टू अ वुडन फ्लोर। जब एक अधिक भारी ओवरवेट यानी सामान्य वजन से अधिक वजन वाला व्यक्ति लकड़ी के फर्श पर गिरता है तो जो साउंड होता है वो है बैंग। नेक्स्ट है फिफ्थ वन अ स्टार्टिंग पिस्टल फॉर अ स्पोर्टिंग इवेंट। जब कोई खेल की गतिविधि होती है, स्पोर्ट का कोई इवेंट होता है और खेल शुरू करने के लिए एक गोली चलाई जाती है पिस्टल से, तो वो साउंड होता है थर्ड। सिक्स्थ वन अ ट्रेन पासिंग एट अ हाई स्पीड अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम यू। एक ट्रेन बहुत तेज़ गति से कुछ फीट दूरी से आपके सामने से गुजरती है तो जो साउंड होता है वो होता है रंबल, गड़गड़ाहट का साउंड। सेवेंथ वन अ स्लो ट्रेन पासिंग हर्ड थ्रू अ वॉल ऑफ अ हाउस। अब कोई बहुत धीरे से गुजरती हुई ट्रेन जब आप पास के ही किसी घर के अंदर से दीवार पे कान लगा के सुनते हैं तो जो साउंड आता है वो होता है क्लैटर यानी खटखटाहट का, खटपटाहट का साउंड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हैव टेकन। व्हाट इंस्ट्रक्शंस डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव व्हेन दे सॉ हर ऑफ। लड़की के माता पिता ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे लड़की को जब वो उसे रेल में छोड़ने आए थे? आंसर दे गेव हर इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स
when not to lean out of the window and how to avoid speaking to strangers. उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया था कि उसे सामान कहाँ रखना है, खिड़की से बाहर कब नहीं झांकना है और किस तरीके से अजनबी लोगों से बात करने से बचना है. How, according to the author, are blind people better in seeing than the sighted? लेखक के अनुसार अंधे लोग अच्छा देखने वालों से ज़्यादा बेहतर कैसे देख सकते हैं? आंसर है, according to the author, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. लेखक के अनुसार ऐसा अधिकतर होता है कि जिनकी स्वस्थ आँखें हैं वो चीज़ें देखने में असफल होती हैं जो उनके ठीक सामने हो. दे हैव टू मच टू टेक इन. उन्हें बहुत सारी चीज़ें आँखों के अंदर लेना होता है, मतलब देखना होता है. वेयर एज पीपल हु कैनॉट सी और सी वेरी लिटिल हैव टू टेक इन ओनली एसेंशियल. जबकि जो लोग नहीं देख सकते हैं या बहुत कम देख पाते हैं वो सिर्फ आवश्यक चीज़ों को ही देखते हैं. Third question, do you think the author was blind by birth? Justify your answer from the hints given in the story. क्या आप सोचते हैं कि लेखक जन्म से अंधा था? No, I do not think that he was blind by birth. मैं नहीं समझती कि लेखक जन्म से ही अंधे थे. The words from the story justifying this are, as I was totally blind at that time, indicate that he was blind at the particular time. इन शब्दों से पता चलता है कि वह उस समय पर्टिकुलर टाइम पर अंधे थे. Further, he recalls the sights at Mussoorie which clearly indicate that he has seen those places. आगे जाके वो मसूरी के दृश्यों को याद करते हैं जिससे पता चलता है कि उन्होंने उन दृश्यों को पहले देख चुके हैं. Therefore, he was not blind by birth. अतः वो जन्म से अंधे नहीं थे. What did the author mean by a safe remark? Safe remark से लेखक का क्या मतलब है? The author said that she had an interesting face. लेखक ने कहा कि लड़की का बहुत रुचिकर चेहरा है. This remark is considered to be safe means it would not provoke her. इसे सेफ माना गया है लेखक के अनुसार क्योंकि यह लड़की को गुस्सा नहीं दिलाएगा, प्रोवोक नहीं करेगा. Question 5. Why did the new passenger not notice the girl's hair? नए पैसेंजर ने लड़की के बालों को नोटिस क्यों नहीं किया? Answer. He noticed her eyes. They were beautiful, but they were of no use to her. आगंतुक ने लड़की की आँखों को नोटिस किया था क्योंकि उसकी बहुत सुंदर आँखें थीं पर वो उसके किसी काम की नहीं थीं. She was completely blind. वह लड़की पूरी तरह से अंधी थी. So he did not notice her hair. इसलिए उनने लड़की के बालों को नोटिस नहीं किया.